रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ओवेरियन सिस्ट, कि हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की। जो पेज नंबर है 670। पेज नंबर क्या है? 670। और इसमें जो पहला टॉपिक है, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया, हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं ओवेरियन सिस्ट। अब ओवेरियन सिस्ट में हम पढ़ेंगे, ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको पहले इसका प्रेजेंटेशन बताता हूँ कि इसका मरीज आपके सामने किस तरह आएगा। ठीक हो गया? उस और ओवेरियन सिस्ट कोई इतनी मतलब मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल आसान सा है। जो समझने वाला आज का टॉपिक है डेट इज ओवेरियन ट्यूमर, और उसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ओवेरियन सिस्ट पढ़ते हैं। तो हम एक नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। और आपने हिम्मत करके बैठना है। अगर आपका ग्लूकोज डाउन होता है तो एक चॉकलेट अपने पास रखें और उसको लाजमी खा लिया करें, ताकि आपका ग्लूकोज डाउन ना हो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ओवेरियन सिस्ट से। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हमने हमें पता है कि जो सिस्ट होता है वो क्या होता है। सिस्ट क्या होता है? तो सिस्ट को आपको पता है कि इट इज अ पॉकेट ऑफ फ्लूइड। ये क्या होता है? एक कैविटी होती है, एक पॉकेट होती है किसकी? फ्लूइड की। इट इज पॉकेट ऑफ फ्लूइड। ये क्या होती है? एक पॉकेट होती है, पॉकेट ऑफ फ्लूइड की। तो ओवेरियन सिस्ट का मतलब क्या होगा कि जो ओवरीज होंगी उसमें हमें डिफरेंट पॉकेट्स मिलेंगी, जो कि किससे भरी होंगी? जो कि फ्लूइड से भरी होंगी। ठीक हो गया? तो ओवेरियन सिस्ट का मतलब क्या है कि ओवरीज में हम जितने भी चीजें पढ़ने लगे हैं, इन सब में हमें ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट मिलेंगे। अब ये क्या है? इट इज यूजली एसिम्टोमेटिक। जो लेडी होती है उसको क्या आते हैं? उसको कोई सिम्टम नहीं आते मोस्टली। ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। ये मोस्टली क्या होता है? एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर इसके सिम्टम आ जाएं तो फिर आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? तो यूजली एसिम्टोमेटिक। लेकिन अगर यही जो पॉकेट है, ये जो सिस्ट है, अगर ये रप्चर कर जाए, बट रप्चर, अगर ये रप्चर कर जाए तो ये क्या होगा? बिकम बिकम हेमोरेजिक। मतलब कि जाहिर बात है, अगर सिस्ट रप्चर करेगा तो उससे क्या होगी? उससे ब्लीडिंग होगी। तो उससे क्या होगा? ये क्या हो जाते हैं? हेमोरेजिक हो जाते हैं। हेमोरेजिक मतलब कि ब्लीडिंग हो, इससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर ये रप्चर कर जाए तो ये क्या हो जाते हैं? इससे खून निकलना शुरू हो जाता है। एंड दैट लीड टू एडिनेक्सल मैस। दैट लीड टू दैट लीड टू एडिनेक्सल मैस। अब जाहिर बात है, अगर ब्लीडिंग है तो हिमाटोमा वगैरह बनेगा, वहां पे अब प्रोलिफरेशन होगी, तो क्या होगा कि वहां पे एडिनेक्सल मैस बन जाएगा। अब एडिनेक्सल मैस आपको मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि अगर ओवरी का कोई मैस बन गया है, फ्लोपियन ट्यूब का मैस बन गया, या फिर उससे रिलेटेड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका कोई मैस बन गया, मतलब कि जो पेल्विक मैस है, पेल्विक मैस, कि एक फीमेल है उसको ओवरीज या फ्लोपियन ट्यूब का कोई मैस बना है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडिनेक्सल मैस। तो अगर जो ओवेरियन सिस्ट है, अभी तक हमने दो बातें की हैं कि या तो ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, और अगर ये रप्चर कर जाए, अगर ये फट जाए, तो ये क्या हो जाते हैं? ये हेमोरेजिक हो जाते हैं। दैट लीड टू एडिनेक्सल मैस। दैट लीड टू एडिनेक्सल मैस। अब सबसे पहले मैं आपको एक मरीज बताता हूँ, और मरीज आपके सामने कैसे आएगी। तो सबसे पहला जो इसमें है, दैट इज फोलिकुलर सिस्ट। अब फोलिकुलर सिस्ट की मरीज आपके पास कैसे आएगी? इसकी प्रेजेंटेशन आपकी फर्स्ट एड पे नहीं लिखी हुई, ये मैंने किसी और बुक से उठाई है, और इसको आप लिख लें। ठीक है? तो प्रेजेंटेशन क्या होगी? जो फोलिकुलर सिस्ट है आपके सामने मरीज, इसकी किस तरह आएगी? तो इसकी प्रेजेंटेशन होती है कि एक यंग फीमेल होगी। ठीक है? यंग क्या होगी? फीमेल होगी। और वो आपके पास आएगी और कहेगी कि डॉक्टर साहब मुझे पेल्विक पेन होता है। यंग फीमेल विद पेल्विक पेन। उसको क्या होगा? पेल्विक पेन, मतलब पेल्विक पेन होगा। उसका जो पेल्विक पेल्विक एरिया है उसमें क्या होगा? उसको पेन होगा। प्लस वो कहेगी कि डॉक्टर साहब एक तो पेल्विक पेन होती है, और क्या है? इरेगुलर ब्लीडिंग है। और क्या है? इरेगुलर इरेगुलर ब्लीडिंग है। अब जब आपने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या मिले? अल्ट्रासाउंड पे आपको बहुत ज्यादा ओवेरियन सिस्ट मिले। तो आपको समझ आ गई कि यार इसको ना फोलिकुलर सिस्ट हो सकता है। इसको क्या हो सकता है? फोलिकुलर सिस्ट हो सकता है। तो फीमेल कैसे आएगी? कि पेल्विक पेन होगी उसको, और उसको जो इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, मतलब कि उसके जो मेंसेस होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल इरेगुलर से होंगे। ओके। अब जो फोलिकुलर सिस्ट है, इट इज मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा जो सिस्ट है वो कौन सा है? वो फोलिकुलर होता है, एंड इट इज मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट, इट इज मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट है। इट इज मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट एंड मोस्ट कॉमन ओवेरियन मैस इन यंग फीमेल। मोस्ट कॉमन ओवेरियन मैस, कि अगर एक यंग फीमेल है, अगर एक यंग फीमेल है और उसको ओवरीज का कोई मैस हमें दिख रहा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? कि वो फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है। कास्ड बाय, अब ये समझने वाली बात है कि ये होते क्यों है। इट इज काज्ड बाय फेलियर ऑफ मेच्योर फॉलिकल्स। हमें पता है कि जो ओवरीज में क्या होते हैं? ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, तो वो मिच्योर होते हैं, और बाद में वो रप्चर होते हैं, और उससे क्या होता है? एक एग रिलीज होता है, एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। तो अगर ये जो मिच्योर सेल्स हैं, जो मिच्योर फॉलिकल्स हैं, वो रप्चर ना हो, अगर वो क्या हो? वो रप्चर ना हो, तो क्या होगा? वो उनकी ग्रोथ होती जाएगी एफएसएच की वजह से। तो क्या होगा? कि उनमें फॉलिकुलर सिस्ट बन जाएंगे। दोबारा सुने, देखो हमने पढ़ा था कि जो ओवरीज होती हैं, फर्ज करो ये क्या है? एक फॉलिकल है, और इसके अंदर क्या होता है? एक सेकेंडरी ओसाइट होता है। ऐसे ही हमने पढ़ा था। और जब जब ये क्या होता है? फर्ज करो कि ये एक फॉलिकल है और ये रप्चर होता है, तो जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको ये क्या कर देता है? रिलीज कर देता है।
लेकिन फर्ज करो कि एक फीमेल है, उसके जो मिच्योर सेल्स हैं, जो मिच्योर फॉलिकल्स हैं, वो रप्चर नहीं हो रहे। जब वो रप्चर नहीं होंगे तो क्या होगा, एग रिलीज नहीं होगा, और जो मिच्योर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती रहेगी एफएसएच की वजह से। तो अगर उनकी ग्रोथ होगी तो उससे क्या बन जाएगा, उससे फोलिकुलर सिस्ट बन जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, फोलिकुलर सिस्ट बन जाएगा। और इसमें उसने ये भी लिखा हुआ है कि इट में इट में प्रोड्यूस इट में प्रोड्यूस एक्सेस एस्ट्रोजन। तो इसमें ये जो आपके फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं, ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये मतलब एस्ट्रोजन को बढ़ा देंगे तो जाहिर बात है फीमेल को क्या आ जाएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और ये रिजॉल्व स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। इसमें जो सिर्फ दो बातें समझने वाली हैं कि आपके पास मरीज किस तरह आएगा। मरीज आएगा कि डॉक्टर साहब एक तो मेरे पेल्विक एरिया में पेन होती है, और जो मेरे मेंसेस है वो क्या है, बिल्कुल इरेगुलर है। उसके बाद ये होते क्यों हैं, इट इज काज्ड बाय फेलियर ऑफ मेच्योर सेल्स टू रप्चर, कि जो आपके मेच्योर सेल्स होंगे अगर वो रप्चर नहीं होंगे तो वो क्या बन जाएगा, जो फॉलिकल्स है उनका सिस्ट बन जाएगा। तो फॉलिकुलर सिस्ट हम इसको कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी कार्पस ल्यूटियल सिस्ट, कि ये तो हो गया अगर प्राइमोडियल फॉलिकल्स या मेच्योर फॉलिकल्स के सिस्ट बन जाए। अगर जो आपका कार्पस ल्यूटियम हमने पढ़ा था, कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम होता है अगर उसके सिस्ट बन जाए तो क्या होता है। तो कार्पस ल्यूटियल सिस्ट कैसे बनते हैं इसको हम देखते हैं। कार्पस ल्यूटियल सिस्ट में आपने याद रखना है कि आपको पता है जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसका फंक्शन क्या होता है। कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है कि इसने प्रोजेस्टेरोन बनाना होता है। कार्पस ल्यूटियम ने क्या बनाना होता है, प्रोजेस्टेरोन बनाना होता है। तो अगर कार्पस ल्यूटियम के सिस्ट बनेंगे तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा होगा। ये तो हमें पहले बात पता चल गई, ओके। लेकिन हम इसको पीछे छोड़ते हैं, अब हम ये देखते हैं कि फीमेल आएगी कैसे। तो फीमेल आपको आके कहेगी कि डॉक्टर साहब एक तो पेल्विक पेन होती है, एक क्या है, पेल्विक पेन है। मतलब कि जो पेल्विक है वहां पे पेन होती है, वहां पे क्या होती है, जो पेल्विक एरिया वहां पे पेन होती है, प्लस जो मेरे मेंसेस हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कभी कभी मिस्ड पीरियड हो जाते हैं, मतलब जो पीरियड्स हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो पेल्विक पेन प्लस मिस्ड पीरियड, अगर उसको मिस्ड पीरियड हो रहे हैं, मतलब उसके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो रहे हैं, और उसको पेल्विक पेन हो रही है, प्लस आपने जब उसको पेल्पेट किया तो ओवरीज के ऊपर आपको क्या मिलता है, एडिनेक्सल मैस मिलता है। आपको क्या मिलता है, एडिनेक्सल मैस मिलता है। एडिनेक्सल मैस मिलता है। तो इसमें आपने कहना है कि इसको क्या हो सकता है, इसको कार्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकता है, इसको क्या हो सकता है, कार्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकता है। और ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद याद रखनी है बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार कार्पस ल्यूटियल की फीमेल हमारे पास किस तरह आएगी, कि एक तो उसको पेल्विक पेन होगा, एक उसको क्या होगा, पेल्विक पेन होगा, उसके जो पीरियड्स होंगे वो कभी कभी मिस हो रहे होंगे, और उसको क्या होगा, और उसको एडिनेक्सल मैस होगा। और ये जो सिस्ट होते हैं ये येलो कलर के होते हैं। हमने कहा भी था कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या होता है, वो येलो कलर का होता है। तो ये जो सिस्ट होंगे ये भी हमें क्या होंगे, अपना येलो कलर के ही मिलेंगे। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये क्या है, फंक्शनल सिस्ट है। ये क्या है, फंक्शनल सिस्ट है, मतलब ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, ये कभी कभी बन भी जाते हैं। तो फंक्शनल सिस्ट they are functional cysts and caused by failure of carpus luteum and caused by failure of a carpus luteum to inovulate। ये क्यों होते हैं, मतलब कि जो कार्पस ल्यूटियम हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कार्पस ल्यूटियम जो कि क्या बनता है, पहले क्या बनता है, जब एग होता है तो जो मेच्योर फॉलिकल होता है वो एग रिलीज कर देता है, तो उसके बाद क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। फर्ज करो जो कार्पस ल्यूटियम है, हमें हमें पता है कि जो कार्पस ल्यूटियम उससे 6-7 दिन बाद क्या हो जाना है, जाया हो जाना है। अगर कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, फेल हो जाता है, फेल टू इन फेल टू रिग्रेस लिखने के मतलब जो कार्पस ल्यूटियम है, अगर वो खत्म नहीं होता, उसने खत्म होना था लेकिन अगर वो खत्म नहीं होता तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम सिस्ट बन जाएंगे। कार्पस ल्यूटियम के क्या बन जाएंगे, सिस्ट बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन करना। अब आप कहते हैं कि यार इसके पीरियड क्यों मिस हो रहे हैं, तो ये अब मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताएं मुझे कि इसके पीरियड क्यों मिस हो रहे हैं। देखो, एक तो इसमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है। अब आपको पता है कि मेंसेस कब आते हैं, एक जो लड़की होती है उसको मेंसेस कब आते हैं, उसको जब उसका प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होता है। जब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो यूट्रस को अपना जूसी बनाता है, मतलब उसमें म्यूकस प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा कर देता है, उसमें ग्लैंडुलर सिक्रीशन कराता है। लेकिन जब क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरोन अगर विदड्रॉ होगा, सडन सडन विदड्रॉ करेंगे प्रोजेस्टेरोन को, तो क्या आता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियल की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपको पता है कि चूंकि कार्पस ल्यूटियम सिस्ट है, जब तक कार्पस ल्यूटियम सिस्ट होंगे तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा। जब प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा तो क्या होगा, नो शेडिंग, शेडिंग नहीं होगी। जब शेडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, मेंसेस नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम में मिस्ड पीरियड होते हैं। तो आपसे जो फीमेल होगी, अगर वो आपके पास आती है एमनोरिया के साथ,
तो मैंने आपको बताया था कि अगर एमनोरिया के साथ आपको फीमेल आती है तो सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी चेक करनी होती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी नहीं है उसको, तो फिर आपने उसका अल्ट्रासाउंड करना है और उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या मिलेंगे, कार्पस ल्यूटियल सिस्ट मिलेंगे। तो इसमें आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो कार्पस ल्यूटियम होते हैं इसमें क्या आते हैं, इसमें मिस्ड पीरियड्स होते हैं। जो फीमेल होती है उसको पीरियड्स मिस हो जाते हैं, ठीक है, उसके पीरियड क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। अब मैं आपसे इसलिए ज्यादा आज नहीं पूछ रहा क्योंकि हमने काफी ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आज पढ़ेंगे और आई होप कि आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। तीसरे नंबर पे जो हमारा सिस्ट है, दैट इज थीका ल्यूटिन सिस्ट, दैट इज थीका ल्यूटिन सिस्ट। अब थीका ल्यूटिन आपको पता है कि थीका सेल्स होते हैं, ठीक है, थीका सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि फर्ज करो एक फोलिकल है तो उसमें एक लेयर कौन सी होती है, ग्रेनुलोजा सेल की, एक लेयर कौन सी होती है, ग्रेनुलोजा सेल की, और ग्रेनुलोजा सेल के ऊपर आपके एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं थीका लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स होते हैं। अब हमें पता है कि जो थीका सेल है, थीका सेल क्या पैदा करते हैं, थीका सेल जो होते हैं, थीका सेल क्या पैदा करते हैं, थीका सेल्स बनाते हैं एंडोस्टिनिडाइन, एंड देन वो उसके बाद फिर एस्ट्रोजन वगैरह बनाते हैं। तो ये जो थीका ल्यूटिन सेल है इसको हम हाइपर रिएक्शियो ल्यूटिनेलिस भी कहते हैं। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि इट इज ड्यू टू बीटा एचसीजी ओवर स्टिमुलेशन, इट इज ड्यू टू बीटा एचसीजी ओवर स्टिमुलेशन। अब हमने पढ़ा भी था कि जो आपके बीटा एचसीजी है ये किस पे जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम पे भी एक्ट करता है और ये थीका सेल पे भी एक्ट करता है। तो ये बीटा एससीजी ओवर स्टिमुलेशन, अगर बीटा एससीजी बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो थीका थीका ल्यूटिन सिस्ट बन जाएंगे, तो बीटा एससीजी ओवर स्टिमुलेशन। अब आप मुझे जरा शाह बात जल्दी से बताएं कि बीटा एससीजी ओवर स्टिमुलेट कब होता है। बीटा एससीजी, हमने दो डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि उनमें हमें बीटा एससीजी बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। डिजीजेज की बात कर रहा हूँ, ट्विन प्रेगनेंसी ना कह देना, ट्विनिंग जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है। यस डॉक्टर काशिफ हमें सही बता रहे हैं। एक होता है कोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा में भी हमें क्या हमने क्या पढ़ा था कि बीटा एसिड हमें क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था मोलर प्रेगनेंसी, ठीक हो गया, तो हयादती फॉर्म मोल, ठीक है, हयादती फॉर्म मोल और कोरियो कार्सिनोमा, इन दोनों में हमें क्या मिलेगा, इन दोनों में हमें थीका ल्यूटिन सिस्ट ज्यादा मिलेंगे। और उसने आगे लिखा हुआ है कि इट इज ऑफन बायलेटरल, ये मतलब दोनों ओवरीज पे होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ। और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, इसकी एसोसिएशन है जी गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का मतलब है कि यही जो हयाती फॉर्म और कोरियोकार्सिनोमा का मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट है, अगर उनमें कोई डिजीज हो गई है तो बीटा एसिड ज्यादा बनेगा। जब बीटा एसिड ज्यादा बनेगा तो थीका सेल को ज्यादा ओवर स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, थीका ल्यूटिन सिस्ट बन जाएगा। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में ये होता है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में ये क्या होता है, ये थीका ल्यूटिन सिस्ट बनते हैं। और इसमें बस आपने दो डिजीज याद रखनी है कि जो कोरियोकार्सिनोमा है और जो हयाती फॉर्म मोल है, इन दोनों में हमें कौन से सिस्ट मिलते हैं, इन दोनों में हमें मिलते हैं थीका ल्यूटिन सिस्ट मिलते हैं, थीका ल्यूटिन सिस्ट मिलते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्ट। मुझे जल्दी से जरा बता दें कि आपको सिस्ट समझ आ गया, फिर हम आगे चलें, जल्दी बताएं। और अब आपका शुरू होता है असल इम्तिहान, दैट इज ओवेरियन ट्यूमर। और ये काफी मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन काफी ये इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब थोड़ा सा बोर सा लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान बनाएं। ठीक हो गया, तो बस डॉक्टर जबी और डॉक्टर काशिफ को समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया तो खैर आपकी अपनी मर्जी, आप ना बताएं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे लाजमी बता दें, मैं आपको इसको रिपीट भी कर दूंगा, जो पॉइंट समझ नहीं आता उसका आप बता दिया करें कि ये चीज रिपीट कर दें। ठीक हो गया, ओके, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ओवेरियन ट्यूमर की। इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद अच्छे तरीके से रट्टा मारना है। ठीक हो गया, तो हम चलते हैं ओवेरियन ट्यूमर के साथ। अब ओवेरियन ट्यूमर क्या होता है, तो आपको पता है कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ओवरीज का अगर ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवेरियन ट्यूमर। तो इसमें जो ओवरीज में, ओवरीज के बाहर, ओवरीज के अंदर जितने भी ट्यूमर बनेंगे उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, इसमें उसने सबसे पहले बात ये लिखी हुई है कि इट इज मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मैस इन वुमेन। ठीक है, अगर अगर एक लेडी है और उसकी उम्र कितनी है, मोर देन 55 ईयर है, मोर देन 55 ईयर है, और अगर उसमें हमें एडिनेक्सल मैस नजर आता है, अगर हम पल्पेट करते हैं और हमें उसमें क्या नजर आता है, एडिनेक्सल मैस नजर आता है, वुमेन है, मोर देन 55 ईयर ऑफ एज, और अगर हम उसमें क्या नजर आता है, एडिनेक्सल मैस। एडिनेक्सल मैस मतलब कि ओवरीज का ये फ्लोपियन ट्यूब के मैस को हम क्या कहते हैं, एडिनेक्सल मैस। तो इट इज मोस्ट कॉमन, कि जो मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जो एडिनेक्सल मैस होगा वो क्या होगा, वो अवेरियन ट्यूमर ही होगा, वो क्या होगा, अवेरियन ट्यूमर ही होगा। और ये बिनाइन भी हो सकता है और ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है। ओके, अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि जो लेडी होगी वो आपके पास किस तरह आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कंप्लेंट्स लेके आएगी, इसकी प्रेजेंटेशन लाजमी आपने समझनी होती है। हर डिजीज की प्रेजेंटेशन पे लाजमी फोकस किया करो, एक तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और एक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। तो प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह होगी, सबसे पहले वो कहेगी कि डॉक्टर साहब मुझे ना
अब वो अब अपनी ओवरीज वाले मतलब हाथ रखेगी और कहेगी कि यहाँ पे ना एक गिल्टी सी फील होती है, यहाँ पे एक गिल्टी फील होती है। मतलब कि वो अब इशारा कर रही होगी कि उसको क्या है, एडिनेक्सल मैस है, उसको क्या है, एडिनेक्सल मैस है। ओके, सबसे पहले वो कहेगी मुझे एडिनेक्सल मैस है, प्लस वो कहेगी कि अबडोमिनल डिस्टेंशन है। अबडोमिनल डिस्टेंशन मतलब कि जो मेरा पेट है वो अकड़ा अकड़ा सा रहता है, डिस्टेंड रहता है, ठीक है, अबडोमिनल डिस्टेंशन है। प्लस जब जब मैं डेफिकेशन करती हूँ तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, बोल मुझे अक्सर कब्ज रहती है, तो बोल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें क्या है, बोल ऑब्स्ट्रक्शन है। और क्या है उसमें, अबडोमिनल डिस्टेंशन है। और उसमें और क्या हो सकता है, और उसमें हो सकता है जी प्लूरल एफ्यूजन है, मतलब कि मुझे सांस लेने में भी मसला आता है, ठीक है। तो कुछ ये सिम्टम्स हैं ओवेरियन ट्यूमर की। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये होती क्यों है। तो प्लूरल एफ्यूजन, अब्डोमिनल मैस हो गया, उसके अलावा अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एडिनेक्सल मैस हो गया, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। ओके, अब हम पहले पढ़ते हैं कि यार इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ओवेरियन ट्यूमर कराती हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो ओवेरियन ट्यूमर कराती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें जो ओवेरियन ट्यूमर नहीं कराती। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिस्क इंक्रीज विद, आपकी फर्स्ट स्टेट में लिखा हुआ है रिस्क इंक्रीज विद, कि मतलब ऐसी चीजें जो कि इसका रिस्क बढ़ा देती हैं। एरो अप का मतलब है इंक्रीज, तो इंक्रीज विद एडवांस्ड मटरनल एज, एडवांस जिस तरह जैसे जैसे मदर की एज क्या होती है, बड़ी होती है, या कोई भी लेडी है उसकी उम्र ज्यादा होती है, तो उसमें ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एडवांस्ड मटरनल एज, पहला इसका रिस्क ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें ओवरीज का कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपने उस याद रखना है कि इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओव्यूलेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ ओव्यूलेशन, हम सिंपल करके लिख लेते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ ओव्यूलेशन, कि जितनी ज्यादा उसमें ओव्यूलेशन हुई है उतने ज्यादा उसमें क्या है, उसमें चांसेस है कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। ठीक हो गया, लाइफ टाइम ओव्यूलेशन। अर्ली मेनार्की, ठीक है, अगर उसको बहुत पहले ही उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए, मतलब मेंसेस कब स्टार्ट होते हैं, तकरीबन 12 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं। फर्ज करो अगर उसको 12 की बजाय 10 में या 9 में स्टार्ट हो गए हैं, तो जाहिर बात है जब पहले मेंसेस स्टार्ट होंगे तो उसमें ओव्यूलेशन ज्यादा होंगी, तो अर्ली मेनार्की भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है फॉर ओवेरियन ट्यूमर। उसके बाद लेट मेनोपॉज, कि मेनोपॉज जो कि होना था, कब होना था, 45 से लेकर 51 की एज में होना था, और फर्ज करो कि वो काफी जाके लेट होता है, वो 55 में होता है, 56 में होता है, ठीक है। तो लेट मेनोपॉज भी क्या है, इंक्रीज अपना रिस्क फैक्टर है, किसके लिए, ओवेरियन ट्यूमर के लिए। लेट मेनोपॉज हो गया, अर्ली मेनार्की होगी। उसके अलावा उसमें एक और अहम बात, नली पैरिटी। नली पैरिटी का मतलब ये है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, मतलब कि उसका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। नली पैरिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन ट्यूमर, नली पैरिटी भी हो गया। उसके अलावा उसने एक और बात लिखी हुई है, डेट इज एंड्रोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सुन ले अच्छे तरीके से, देखो एंडोमेट्रियोसिस को हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, देखो, अगर तो इसके आगे बल्कि इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लें, टिश्यू सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ यूट्रस, अगर इफ इसकी लिखें, इफ टिश्यू इफ टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, मतलब कि जो टिश्यू यूट्रस में पाए जाते हैं, अगर वो यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे ग्रो कर जाएं तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इफ टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रोज, ठीक है, ग्रो अगर मतलब कि जो यूट्रस के टिश्यू है अगर यूट्रस की बजाय किसी और जगह पे ग्रो कर जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रोज ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अलावा अगर ग्रो कर जाए, मतलब कि ओवरी में ग्रो कर जाए, या इसके अलावा किसी और जगह पे ग्रो कर जाए, तो इट इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन ट्यूमर। माशाल्लाह जी, एक क्वेश्चन आया है कि प्लूरल एफ्यूजन क्यों होती है, तो आगे जाके हम पढ़ते भी हैं कि जो ओवेरियन ट्यूमर है दे आर मलिग्नेंट, ये फैलते हैं, और ये जब फैलते हैं तो जो कैसे फैलेंगे, ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं और फिर प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, हम आगे जाके पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया, तो इट इज ड्यू टू malignancy, इट इज ड्यू टू स्प्रेड ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, इट कॉजेज प्लूरल एफ्यूजन। ओके, हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको बात समझ आ रही है। हम आगे चलते हैं, और अब आप कहते हैं कि यार अच्छा ये तो वो चीजें हैं जो कि रिस्क ज्यादा कर देती हैं। अब कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कि क्या कर देती हैं, रिस्क कम कर देती हैं। तो रिस्क डिक्रीज विद अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर उसको मतलब उसकी उम्र ज्यादा है, अगर उसकी उम्र क्या है, ज्यादा है, अगर उसकी उम्र ज्यादा है तो उससे उससे ओवेरियन कैंसर ज्यादा होगा। तो अगर उम्र कम है तो उसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ चंद एक लिखे हुए हैं, रिस्क डिक्रीज विद प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर उसको पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसमें भी उसके चांसेस कम है कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। या फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूं कि अगर एक माँ ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, अगर एक माँ ब्रेस्ट कैंसर और ओवरीज के कैंसर से बचना चाहती है तो वो क्या करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए।
अगर एक माँ प्रेगनेंसी से पहले वाला वजन हासिल करना चाहती है तो वो क्या करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए। ठीक हो गया। तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से ओवरीज का ट्यूमर कम हो जाता है, इसके रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग भी हो गया। उसके अलावा एक और अहम बात, ओसीपीज। आपको पता है मोस्टली फीमेल्स को ये पता नहीं होता। अगर एक फीमेल है और वो कंसेप्शन नहीं चाहती, अगर एक फीमेल है वो कंसेप्शन नहीं चाहती, वो कंसीव करना नहीं चाहती, तो वो ओसीपी लेगी। जाहिर बात है वो क्या लेगी, ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेगी, ताकि उसमें प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन ओसीपी का एक बहुत बड़ा हमें ये फायदा होता है कि ये हमें ओवेरियन ट्यूमर से बचाते हैं, ये हमें ओवरीज और ब्रेस्ट कैंसर से बचाते हैं। ठीक है। तो ये एक फीमेल को अननोन वैसे उसकी बेनिफिट है, मतलब उसको पता नहीं होता, लेकिन ये उसको बचाते हैं। इसके अलावा अगर उसके मेंसेस इरेगुलर है तो ओसीपीज लेने से उसके मेंसेस क्या हो जाते हैं, काफी हद तक रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे भी दोबारा, ये गायनाकोलॉजी में बातें लिखी हुई हैं। जो ओसीपीज है ये क्या करते हैं, ये रिस्क कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते, कम करते हैं। और ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन मतलब कि अगर हमने उसकी जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको लाइगेट कर दिया तो उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी रिस्क कम हो जाता है। तो ट्यूबल लाइगेशन हो गया, प्रीवियस प्रेगनेंसी हो गई, एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। डॉक्टर मारिया कह रही है जी जो रिस्क फैक्टर हम एक दफा रिवाइज करा देते थे डॉक्टर मारिया, मैंने ये बताया कि जो रिस्क फैक्टर है उसमें क्या होगा, अगर उम्र बढ़ती जा रही है माँ की तो उसमें क्या होगा, उसमें ओवेरियन ट्यूमर के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ ओवुलेशन ज्यादा है, मतलब एक हमने पढ़ा था कि जो एक नॉर्मल फीमेल है वो 380 से लेकर 400 तक वो एग पैदा करती है अपनी पूरी लाइफ में, 380 से लेकर 400 तक। लेकिन फर्ज करो वो ज्यादा पैदा करती है, वो 410 420 करती है, मतलब उसमें नंबर ऑफ ओवुलेशन ज्यादा है। उसमें या तो पहले मेनार्की हो गई थी या उसमें लेट मेनोपॉज हुआ था, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो ओवेरियन कैंसर है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, वही बात है। नली पैरिटी का मतलब होता है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। ठीक है। उसने वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसने उसका कोई भी बच्चा नहीं है, उसने कोई भी लिविंग बेबी को जन्म नहीं दिया। उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि अगर यूट्रस वाले जो टिश्यू हैं अगर वो ओवरीज पे ग्रो कर जाए तो इससे भी क्या होता है कि ओवेरियन ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ओके जी। एक और माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया लिंच सिंड्रोम के बारे में। तो लिंच सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ते हैं और बर्सा वन एंड बर्सा टू के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है। तो आपके तीन तरह की चीजें मैंने छुड़वाई हैं, वो तीन चीजें अब हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है बर्सा वन। ठीक है। इसको आप हम आगे जाके पढ़ेंगे। बर्सा वन, बर्सा का फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। इसके ये ना ब्रेस्ट कैंसर जीन, इट इज ब्रेस्ट कैंसर जीन। अब इसको इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बाकी हम ब्रेस्ट कैंसर में दोबारा इसकी बात करेंगे। एंड बर्सा टू, ये जो बर्सा टू एंड बर्सा वन है ना, ये दो तरह के जीन होते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेस्ट कैंसर। इसको हम कल परसों पढ़ेंगे भी। अच्छा, ये क्या करते हैं, दे आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन, दे आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन। ये ना डीएनए को इन्होंने मतलब रेगुलेट करना होता है, तो ये दे आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन, ये हमें कैंसर से बचाते हैं। हमें नहीं, फीमेल्स को क्या करते हैं, ये कैंसर से बचाते हैं। और अगर अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर ना हो तो ओवेरियन कैंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बर्सा वन है, दे आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन, दे आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन, और इनकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रेस्ट कैंसर जीन वन, ब्रेस्ट कैंसर जीन टू। और ये हमें क्या बचाते हैं, ये हमें बचाते हैं ब्रेस्ट कैंसर से और ओवेरियन ट्यूमर से बचाते हैं। अगर इनकी क्या हो जाए म्यूटेशन, अगर इनकी क्या हो जाए म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरीज का ट्यूमर हो जाएगा। अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है। क्या हो जाएगा, ओवरीज का ट्यूमर हो जाएगा। तो ओवेरियन ट्यूमर हमें क्यों होगा, ड्यू टू म्यूटेशन इन बर्सा वन एंड बर्सा टू। इसको कोई बरका वन भी कहते हैं या वैसे जो मर्जी आप कह लो। तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रेस्ट कैंसर जीन वन, ब्रेस्ट कैंसर जीन टू। ओके, ये भी हमें बात समझ आ गई। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, एक और बात लिखी हुई है, डेट इज लिंच सिंड्रोम, डेट इज लिंच सिंड्रोम। तो लिंच सिंड्रोम अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको इसका टच बता देता हूँ। ये जो लिंच सिंड्रोम है हमने जीआईटी में अच्छे तरीके से पढ़ना है। लिंच सिंड्रोम क्या होता है, इसके आगे अगर आपने इसकी डिटेल लिखनी है तो थोड़ी सी लिखने, एक दो लाइनों में मैं आपको लिखवा देता हूँ। इट इज रिस्पॉन्सिबल डीएनए मिसमैच। ये डीएनए डीएनए अगर मिसमैच ना हो, मतलब जो डीएनए है उस मिसमैच ना, उसको बचाने के लिए एक है डीएनए क्या है, मतलब कि म्यूटेशन इन जीन्स, म्यूटेशन म्यूटेशन इन जीन जो होगी, म्यूटेशन जीन में आएगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए मिसमैच। अब जाहिर बात है, वॉइस बाकियों को भी क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ जबी को क्लियर नहीं आ रही। जी, आवाज सही नहीं आ रही। ओके 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 ओके। अब बताएं, अब बताएं, आ रही है आवाज, नहीं आ रही। चलिए अब ठीक हो गया यार, वो इंटरनेट के, अब मैं सिम पे इंटरनेट चला रहा हूँ फिर भी सही नहीं चल रहा, तो
खैर कभी कभी ये हो ही जाता है, कांत में ना कभी कभी इंटरनेट का मसला बन जाता है। अच्छा, म्यूटेशन इन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए मिसमैच। रिस्पॉन्सिबल इन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए मैच। ये ऐसे जीन्स में म्यूटेशन है जो कि डीएनए मिसमैच से हमें बचाते हैं। अब इसमें एक बहुत अहम बात, इसको हम जीआईटी में दोबारा पढ़ेंगे, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, जो लिंच सिंड्रोम है। लिंच सिंड्रोम में होता क्या है? अब आपने सबसे जो अहम बात याद रखनी है, आपने सबसे जो अहम बात है वो ये याद रखनी है कि इट इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर, अगर एक बंदा है और उसको लिंच सिंड्रोम है, लिंच सिंड्रोम में क्या होता है? कोलोरेक्टल मतलब कि कोलोन कैंसर, ठीक है, कोलोन कैंसर। इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल मतलब कि कोलोन कैंसर। जो लिंच सिंड्रोम है उसमें क्या होता है? उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो मरीज होगा उसको कोलोन कैंसर होगा। अगर उसको कोलोन कैंसर नहीं होता, या फिर उसको कोलोन कैंसर होता है प्लस उसके साथ उसको ओवेरियन, ठीक है, ओवेरियन प्लस यूट्रस, ठीक है, इस कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोबारा सुने, लिंच सिंड्रोम क्या होता है? लिंच सिंड्रोम एक म्यूटेशन है इन जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए मिसमैच, जो कि हमें डीएनए मिसमैच से बचाते हैं। ओके, अगर क्या होता है? सिंड्रोम इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। ये इन उन जीन्स में मसला आ जाता है जो कि क्या होता है, जो डीएनए मिसमैच को से हमें बचाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें ओवेरियन और यूट्रस कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो जो लिंच सिंड्रोम है इसके मरीज में कोलोन का कैंसर होगा, ओवरीज का कैंसर होगा, और क्या होगा? यूट्रस का कैंसर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। और ये कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह ताला जिनके भी रिश्तेदार इन कैंसर में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। ठीक हो गया, तो लिंच सिंड्रोम की समझ आ गई। अब मुझे जल्दी से बताएं कि यहाँ तक क्लियर हो गया? डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी, हाउ पीसीओज काज ओवरी ट्यूमर। देखें, जो पीसीओज है, पीसीओज में क्या होता है? पीसीओज में एंड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं। पीसीओज में क्या होता है? एंड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, और जो उसमें सिस्ट बन रहे होते हैं, तो जैसे ही वो सिस्ट बनते हैं तो वो उनकी अब प्रोलिफरेशन हो रही होती है, और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ड्यू टू प्रोलिफरेशन क्या होगा कि उसको कैंसर में डेवलप हो सकता है। लेकिन पीसीओज इतना ज्यादा कोई बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं वो ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और अब आपने यहाँ पे ना गौर से सुनना बात। अगर आप ये क्लासिफिकेशन नहीं ना समझोगे, आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से गौर करना है आपने। देखो, जो ओवरीज के ट्यूमर हैं, जो ओवेरियन ट्यूमर है, वो तीन तरह के होते हैं। जो ओवरीज के ट्यूमर हैं, ओवेरियन ट्यूमर, वो क्या होते हैं? उनकी तीन टाइप्स हैं। ओवरीज के ट्यूमर की क्या है? तीन टाइप्स है। यहाँ से गौर से सुनना है, बराए मेहरबानी गौर से सुनना है। अब देखो, उसकी जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं सरफेस एपिथेलियम। उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। कि जो ओवरीज है, जो ओवरी है, ओवरीज के सरफेस का जो एपिथेलियम है, अगर उसका ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं सरफ एपिथेलियम ट्यूमर। दूसरे नंबर पे जो इसका सेकंड टाइप है, दैट इज जर्म सेल ट्यूमर क्या होगा? जर्म सेल मतलब कि उसमें फर्ज करो, ओवरीज में जर्म सेल कौन सा होता है? ओजेनेसिस होती, मतलब कि एग पड़ा होता है। अगर एग का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहेंगे जर्म सेल ट्यूमर। देखो, एक ओवरी है, अगर उसके सरफेस पे जो एपिथेलियम है उसको हम कहेंगे सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। अगर उसके अंदर जर्म्स का मतलब कि जर्म सेल, फर्ज करो ओवरी है और उसके अंदर क्या होगा? एग होगा। तो अगर एग का ट्यूमर हो जाता है तो इसको हम कहेंगे जर्म सेल ट्यूमर। तीसरे नंबर पे हम तीसरी जो वजह है, तीसरी हम पढ़ेंगे सेक्स कोड ट्यूमर। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? सेक्स कोड ट्यूमर, ये इसको मैं बाद में बताता हूँ। सेक्स कोड सेल्स कौन से होते हैं, सेक्स कोड सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीजें याद रखनी है। इसकी तीन क्लासिफिकेशन है: सरफेस एपिथेलियम, जर्म सेल ट्यूमर और सेक्स कोड ट्यूमर। ये क्लासिफिकेशन आपने लाजमी जेहन में रखनी है। जो अब मैं आपको एक दफा बुक से दिखा देता हूँ कि बुक पे आपके क्या बना हुआ है, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया, तो हम बुक पे चलते हैं एक दफा, और बुक से मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक पे क्या बना हुआ है। तो ये देखो, बड़ी प्यारी सी उसने डायग्राम बनाई हुई है। देखो, जो ओवरी है उसका जो सरफेस है, जो ओवरी है उसका ये सरफेस है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? ये सरफेस है। तो सरफेस का अगर ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। इसको हम क्या कहेंगे? सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर कहेंगे। और अगर उसके अंदर क्या पड़ा है? अगर उसके अंदर एग पड़ा है, जाहिर बात है ओवरी के अंदर क्या होगा? एग होगा। जो उसका जर्म सेल है वो क्या होगा? एग होगा। तो अगर जो एग है, अगर उसका ट्यूमर हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जर्म सेल ट्यूमर। उसको हम क्या कहेंगे? जर्म सेल ट्यूमर। और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि अगर जो फोलिकल है, मतलब फोलिकल में क्या होते हैं? ग्रेनुलोजा सेल होते हैं, थीका सेल होते हैं, या फिर उसमें जो स्ट्रोमा पड़ा हुआ है, जो उसमें कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, जो उसमें फिब्रोप्लास्ट पड़ा हुआ है, अगर उसका ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं सेक्स कोड ट्यूमर। तो हमने तीन क्लासिफिकेशन बनाई है ओवेरियन ट्यूमर की। ठीक हो गया। अब एक क्लासिफिकेशन बहुत आसान सी है, उसको मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट्स पे करेंगे अच्छे तरीके के साथ। ठीक हो गया।
तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि यार जो हमारा अपना सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर है वो कौन कौन से ट्यूमर होते हैं। तो इसको जरा गौर से सुनना, मैं आपको बुक से रीड कराता हूँ, बड़े आसान सी बातें हैं इसमें। इसको हम हाईलाइट करते हैं। देखो, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है, सीरस सिस्ट एडिनोमा। लेकिन इसमें एक चीज रह गई है, पहले हम वो कर लेते हैं। देखो, ये चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। ये उसने सारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि एपिथेलियल ट्यूमर जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद उसने जर्म सेल ट्यूमर का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, सेक्स कोड स्ट्रोमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम आते हैं एपिथेलियल ट्यूमर पे। ठीक हो गया, तो हम नोट्स पे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं कि यार जो हमारे सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर है इसकी क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग मिलेगी। तो जो सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर है इसको जरा गौर से सुनना, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको समझने की। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो जो सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर है इसमें क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। ओवरीज में जो सबसे ज्यादा ट्यूमर होते हैं वो कौन से होते हैं, सरफेस एपिथेलियम, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। ओवेरियन ट्यूमर की ये क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद पहली करेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि दे आर टिपिकली सीरस, दे आर टिपिकली सीरस। और ये क्या हो सकता है, म्यूसिनस भी हो सकती है। अब यहाँ पे सब ने कंफ्यूज हो जाना है। देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मैंने पथोमा से कॉन्सेप्ट उठाया है। देखो, एक हमारा एपिथेलियम होता है जिसको हम कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम। सिलोमिक एपिथेलियम क्या करता है, सिलोमिक एपिथेलियम ने क्या कर, ये पथोमा पे बात लिखी हुई है। जो सिलोमिक एपिथेलियम है ये लाइन करता है, ये क्या करता है, लाइन करता है। किस किस को लाइन करता है, फ्लोपियन ट्यूब को, ठीक है, एफ टी का मतलब है फ्लोपियन ट्यूब को। और किसको लाइन करता है, एंड्रोमीट्रियम को। तो जो यूट्रस की इंटरनल लेयर है एंडोमीट्रियम, उसको भी लाइन करता है। कौन लाइन करता है, सिलोमिक एपिथेलियम। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में जिसको हम कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम। और ये किस किस को लाइन करता है, ये फ्लोपियन ट्यूब को लाइन करता है। उसके अलावा एंडोमीट्रियम को लाइन करता है, और किसको करता है, एंडो सर्विस को लाइन करता है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, यहां से आपने थोड़ा सा गौर करना, ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे। देखो, जो जो आपके होते हैं ना सरफेस एपिथेलियम, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो एपिथेलियम ट्यूमर है, या तो ये क्या हो सकते हैं, सीरस। सीरस हम किनको कहते हैं, सीरस हम उन ट्यूमर्स को कहते हैं जो कि क्या होगा, जिनमें वाटरी फ्लूइड होगा, मतलब कि वाटरी फ्लूइड होगा। सीरस ट्यूमर या सीरस एपिथेलियम में हमें क्या मिलेगा, वाटरी वाटरी फ्लूइड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वाटरी फ्लूइड मिलेगा। इसको मैं समझाता हूँ क्यों मिलेगा। उसके अलावा या तो आपको सीरस मिल सकता है, या फिर ये क्या होते हैं, म्यूसिनस होते हैं, या फिर क्या होते हैं, म्यूसिनस होते हैं। और म्यूसिनस में आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। म्यूसिनस में आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। अब आप कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आई। तो इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक की लाइन है, दे आर टिपिकली सीरस लाइंड बाय सीरस एपिथेलियम नेटिवली फाउंड इन फ्लोपियन ट्यूब एंड ऑफन बायलेटरल। ओके, अब ये सीरस कब होगा, ठीक है, तो ये सीरस कब होगा, ये देखो मैंने आपको ये बताया कि यार जो आपका सिलोमिक एपिथेलियम है ना, जो सिलोमिक एपिथेलियम है, इसने क्या बनाना होता है, इसने फ्लोपियन ट्यूब की एपिथेलियम को बनाना होता है, एंडोमीट्रियम के एपिथेलियम को बनाना होता है, और एंडो सर्विस के एपिथेलियम को भी बनाना होता है। ठीक हो गया। अब जो सीरस एपिथेलियम है, जो सीरस एपिथेलियम है, ये क्यों होगा। अब देखो, जो आपका सरफेस एपिथेलियम है, अगर उसकी क्या होती है, अगर उसका ट्यूमर बनता है, अगर उसका ट्यूमर बनता है और हमें वो क्या मिलता है, अगर वो हमें उसका ट्यूमर मिलता है, और अगर वो क्या होगा, अगर वो वाटरी स्क्रीशन है उसमें, अगर उसमें वाटरी स्क्रीशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सीरस ट्यूमर है। एंड इट इज लाइंड बाय सीरस एपिथेलियम। ये जो ट्यूमर होगा जो सीरस अपना ओवरी का सीरस ट्यूमर है, इट विल बी लाइंड बाय इट विल बी लाइंड बाय किससे लाइन होगा, सीरस एपिथेलियम से। ये इंपॉर्टेंट बात है। सीरस एपिथेलियम हमें कहाँ पे मिलती है, फ्लोपियन ट्यूब पे। सीरस सीरस एपिथेलियम हमें कहाँ पे मिलती है, फ्लोपियन ट्यूब पे। तो इट इज लाइंड बाय सीरस एपिथेलियम नेटिवली, मतलब कि जो होती है कहाँ पे होती है, नेटिवली फाउंड इन फ्लोपियन ट्यूब। अब आप कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि जो सिलोमिक एपिथेलियम है इसने फ्लोपियन ट्यूब और एंडोमेट्रियम और एंडो सर्विस को बनाना होता है। तो जब इसका ट्यूमर होता है तो ट्यूमर किसका होता है, सिलोमिक एपिथेलियम का। उससे क्या होता है कि ओवरी के ऊपर ऐसा एपिथेलियम का ट्यूमर बनता है जो कि क्या होता है, सीरस होता है। और जिसकी शक्ल किसके साथ मिल रही होती है, फ्लोपियन ट्यूब के एपिथेलियम के साथ मिल रही होती है। फ्लोपियन ट्यूब के एपिथेलियम के साथ उसकी रिजेंबलेंस हो रही होती है, वो मिल रहा होता है। ओके, अब आप कहते हैं कि यार जो म्यूसिनस होगा वो हमें कैसे मिलेगा। तो जो मोस्ट कॉमन है डेट इज सीरस, लेकिन उसके अलावा क्या है, म्यूसिनस है। मतलब कि ऐसा ट्यूमर जिसमें क्या होगा, जिसमें म्यूकस क्रिशन होगी। अब म्यूसिनस हमें कैसे मिलेगा, जो म्यूसिनस होगा, इट विल बी लाइंड बाय म्यूसिनस एपिथेलियम नेटिवली फाउंड इन सर्विक्स। आपको पता है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स में जो एपिथेलियम होता है, कोलमनर एपिथेलियम, वो क्या पैदा करता है, वो सर्वाइकल म्यूकस प्लग बनाता है ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होता है तो क्या बनता है, थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग बनता है ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो। तो जो म्यूसिनस होगा, म्यूसिनस में हमें वो वाला ट्यूमर मिलेगा जो कि रिजेंबल करेगा किसके साथ रिजेंबल करेगा,
म्यूसिनस एपिथेलियम के साथ, ट्यूमर रिजेंबल विद म्यूसिनस एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ सर्विक्स, कि जो सर्विक्स का एपिथेलियम होगा वो किसके इर्द गिर्द आ जाएगा, ओवरी के इर्द गिर्द आ जाएगा, ड्यू टू सिलोमिक ट्यूमर, कि जो सिलोमिक एपिथेलियम है उसका ट्यूमर हुआ, और सिलोमिक जो सिलोमिक था उसने सर्विक्स का बनाना था, लेकिन उसमें चूंकि कोई अबनॉर्मेलिटी आई, कैंसर हुआ, तो ओवरीज के इर्द गिर्द कौन सा ट्यूमर, कौन सा एपिथेलियम आ जाएगा, जो कि सर्विक्स वाला था, और सर्विक्स वाला कौन सा होता है, म्यूसिनस होता है। इस वजह से इसको हम कहेंगे म्यूसिनस ट्यूमर, इसको हम क्या कहेंगे, म्यूसिनस ट्यूमर रिजेंबल विद म्यूसिनस एपिथेलियम ऑफ सर्विक्स। ये बहुत अहम बात है, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। देखें, डॉक्टर आशा कंफ्यूज हो गई हैं, मैं इसको जरा आसान करके समझाता हूँ। देखें, अब आपको पता है कि जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में क्या होता है, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में क्या आता है, कोलमनर एपिथेलियम होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम होते हैं। सर्विस में क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियम होता है, वो क्या करते हैं, म्यूकस क्रिएट करते हैं। और वो किस से बनते हैं, वो एक एपिथेलियम से बनते हैं जिसको हम कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम। ये सर्विक्स की हम पहले बात कर रहे हैं, ओके। अब आप कहते हैं कि यार अगर ये जो सिलोमिक एपिथेलियम है, ये जो सिलोमिक एपिथेलियम है, अगर इसका ट्यूमर हो जाए, अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा। जाहिर बात है, सिलोमिक एपिथेलियम ने क्या बनाना था, एंडोसर्विक्स बनानी थी, मतलब कि म्यूसिनस एपिथेलियम बनाना था। तो अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा कि ओवरी के इर्द गिर्द ऐसा एपिथेलियम आ जाएगा जो कि कौन सा होगा, एंडोसर्विक्स वाला एपिथेलियम होगा। और एंडोसर्विक्स में एपिथेलियम कौन सा होता है, म्यूसिनस होता है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि भाईजान, इसको हम क्या कहेंगे, म्यूसिनस सरफेस एपिथेलियम, म्यूसिनस सरफेस एपिथेलियम, एंड इट विल बी रिजेंबल विद एपिथेलियम ऑफ सर्विक्स। पहली बात। अब एक और बात है, फर्ज करो सिलोमिक एपिथेलियम का ट्यूमर होता है, उसकी abnormal प्रोलिफरेशन होती है, तो जो ओवरी है, इसके इर्द गिर्द एक एपिथेलियम आ जाता है, इसके इर्द गिर्द एक एपिथेलियम आ जाता है, ट्यूमरल ग्रोथ होती है। तो क्या वो जो एपिथेलियम है वो क्या है, सीरस है, वो क्या है, सीरस है। और वो किससे मिलेगा, इट विल बी रिजेंबल विद फ्लोपियन ट्यूब, इट विल बी रिजेंबल विद फ्लोपियन ट्यूब। तो ये बात सिर्फ आपने समझनी है कि आपको यहाँ तो वाटर स्क्रीशन वाला मिलेगा जिसको हम सीरस कहेंगे, यहाँ आपको म्यूकस स्क्रीशन वाला मिलेगा जिसको हम म्यूसिनस कहेंगे। जो सीरस होगा वो फ्लोपियन ट्यूब के एपिथेलियम से मिल रहा होगा, जो म्यूसिनस होगा वो सर्विक्स के एपिथेलियम से मिल रहा होगा। तो मुझे जल्दी से बताएं डॉक्टर आशा और डॉक्टर अनम, क्या आप दोनों को ये समझ आ गई है और बाकियों को भी समझ आ गई है, जल्दी बताएं।